हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सीबीसी का। एंड द टॉपिक इज बेसिकली कॉल्ड कि डिक्री क्या होती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 जो बात करता है डिक्री के बारे में। तो ये सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 है जिसको लर्न करना बहुत ही आसान है। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप हिंदी में डिक्री को लिखेंगे तो हिंदी में आप डिक्री को कुछ इस तरीके से लिखें। 2 क्लॉज 1 जो है सीपीसी का वो बात करता है कोड के बारे में। तो पहला वर्ड ही सीपीसी में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 कोड का है और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 में डिक्री की बात की गई है और यहाँ पे हिंदी के दो अक्षर आ गए हैं डिक्री। तो इस तरीके से हम डिक्री का सेक्शन को लर्न कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली ये बात करने वाले हैं कि डिक्री एग्जैक्टली होती क्या है, डिक्री में क्या लिखा होता है, कंटेंट क्या है, डिक्री कितने तरह की होती है, डिक्री कब आती है। ये सारी बातें मैं आपको अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपने डिक्री कभी देखी नहीं है, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है, कभी कोर्ट में नहीं गए और आपने देखा नहीं है कि डिक्री दिखने में कैसी होती है, तो मैं आपको उसके दो मेथड बता सकता हूं। आप मेरे प्रीवियस चैनल में वीडियो में जाएंगे तो वहां पे मैंने एक डिक्री और ऑर्डर के डिफरेंस के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। तो वहां पे मैंने प्रॉपर डिक्री की पीडीएफ जो है वो शो कर रखी है, तो वो वहां पे आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, तो आप क्लिक करके डिक्री कैसी दिखती है, एक कोर्ट की डिग्री कैसी होती है वो आप देख सकते हैं। या फिर आप अपना बैराक देखिए, सीपीसी का बैराक निकालेंगे तो सीपीसी के बैराक में जो पीछे फॉर्मेट्स गिवन है, शेड्यूल के बाद में जो फॉर्मेट्स गिवन है वहां आप देखिएगा और वहां पे आपको डिग्री का एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो देखने को मिले। वो फॉर्मेट क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में उसका रिलेवेंस आपको पता लगे। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। एक बार डेफिनेशन को रीड करेंगे और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ चार्ट एंड रेलेवेंट एग्जांपल्स कि इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले डिक्री का मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डिक्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन with so far as regards the court expressing. So it is focusing on formal expression of an adjudication with so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the party with regard to all or any of the matter in controversy in the and may be either preliminary or final. इसको याद रखिएगा, preliminary और final हो सकती है। And it shall be deemed to include the rejection of a plaint को शामिल किया गया है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन नंबर 144। तो यहाँ पे डीम्ड वर्ड आ गया है। तो डिक्री जो है वो एक डीम्ड डिक्री भी होती है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हम डीम्ड डिक्री में किसको शामिल कर सकते। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये बता रहा है कि डिक्री कितने तरीके की होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री होती है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है कि डिक्री की डेफिनेशन में किसको शामिल नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखा हुआ है एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर और एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ। तो अभी इस सब के बारे में बात कर लेंगे और इसके साथ साथ में एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में लिखा हुआ होता है और ये कहता है कि अगर डिक्री जो है वो पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। तो अगर आपने एक बार इस डेफिनेशन को रीड कर लिया है तो दैट्स सफिशिएंट, क्योंकि अब मैं इसको पूरा डिकोड करने वाला हूं। ये डेफिनेशन तो बैराक की डेफिनेशन है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई, इसको बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में समझते हैं और ये वीडियो देखने के बाद में आपको डिक्री की डेफिनेशन में किसी भी तरीके का कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे कि आपको पता लग चुका है कि डिक्री की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी में गिवन है और डिक्री होल्डर किसमें है? 2 क्लॉज 3 में है। डिक्री होल्डर के बारे में 2 क्लॉज 3 बात करता है। और अब डेफिनेशन के जो टेक्निकल टर्म्स है उन टेक्निकल टर्म्स को समझ लेते हैं। जो आपको वर्ड्स यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको बिल्कुल आसान बना देता हूं। देखिए, सबसे पहले डिक्री के जो मेन जो टर्म्स हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जब डिक्री की डेफिनेशन को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है कि डिक्री मीन्स ए फॉर्मल एडजुडिकेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा FEACM। ये कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स आपको याद रखने होते हैं जब भी आप डिक्री को डिफाइन करते हो, तो आपको ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए, वरना आप डिक्री की डेफिनेशन को लीगल लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैंने एक हिंदी में भी मेथड बता रखा है, दैट इज फी, राइट? FEACM। सो यू कैन राइट इट एज FEACM। अब FE का मतलब होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब सर फॉर्मल एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं आपके स्कूल टाइम। जब स्कूल टाइम में कोई एप्लीकेशन लिखा करते थे तो एप्लीकेशन लिखने का अपने प्रॉपर एक फॉर्मेट आप फॉलो करते थे। आपको याद होगा, टू द प्रिंसिपल, राइट? जो भी आपके स्कूल का नाम होता था और एक सब्जेक्ट लाइन होती है, उसके बाद में आपका मैटर लिखा होता था। वैसे ही किसी भी डिग्री को बनाने के लिए एक प्रॉपर मेथड गिवन। तो वो जो प्रॉपर मेथड यहाँ पे गिवन है, या आप किसको कह सकते हो, प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मेट जो है वो गिवन है, वो आपको देखने को मिलेगा
आप अपने बैराक्ट को ओपन कीजिए। अब तक आपने चेक नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपके पास में अभी भी सीपीसी का बैराक्ट है तो प्लीज सीपीसी के बैराक्ट को ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद में उसके लास्ट पेजेस में आप डिक्री का फॉर्मेट, तो डिक्री के फॉर्मेट में वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कोर्ट ने पार्टीज को क्या क्या रिलीफ दिया है, कोर्ट ने कितनी कॉस्ट इंपोज करी है अगर किसी पार्टी के ऊपर कॉस्ट इंपोज की है, उसके बाद कोर्ट ने जो लीगल फीस पे की थी प्लेंटिफ ने, उसके बारे में कोर्ट ने अपना क्या एडजुडिकेशन दिया है, राइट। और ये जो कोर्ट फीस थी उसका भी प्रॉपर कैलकुलेशन एक फॉर्मेट में डिक्री में गिवन होता है। डिक्री में सिर्फ और सिर्फ रिलीफ लिखा होता है, उस रिलीफ के रीजंस डिक्री में नहीं होते हैं। तो आपको डिक्री के फॉर्मेट में टेबल देखने को मिलेगी, उस टेबल को ध्यान से देखिएगा। और डिक्री में हमेशा बोलता हूं कि जजमेंट के लास्ट में आपको डिक्री देखने को मिलती है और ऊपर लिखा होता है, और वहां पे ऑर्डर नंबर 20 का भी रेफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको आपके बैराक में मिल जाएगा, वरना आप मेरा पिछला वीडियो जो है डिक्री और ऑर्डर के ऊपर वो आप देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने प्रॉपर एक पीडीएफ जो है डिक्री की शो कर। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन, आपको ये वर्ड समझ में आ गया कि एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही डिक्री को बनाया जाता है, राइट। सो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अब एडजुडिकेशन वर्ड का क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाता हूं, और इसके साथ में वो क्या करे, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन करे। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन करे किसका, जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है। तो कंट्रोवर्सी किसी के ऊपर भी हो सकती है। मान लीजिए एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है, तो दूसरा पर्सन कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है ही नहीं, अमर प्रेम से प्रॉपर्टी मांग रहा है, और प्रेम बोल रहा है कि प्रॉपर्टी अमर की है ही नहीं। तो ये दोनों के बीच में क्या है, मैटर इन कंट्रोवर्सी है। इसके लिए आप इश्यूज को देख सकते कि पार्टीज के बीच में इश्यूज क्या है। इश्यूज के बारे में ऑर्डर नंबर 14 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बात करता है, वो वहां पे आप देख इश्यू फ्रेमिंग के बारे में। आगे चलते हैं, और सबसे पहले अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये देखिए। अब फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, फॉर्मल एक्सप्रेशन आपको समझ में आ ही गया है। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एडजुडिकेशन। सो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन जिसको कि हम बोलते हैं डिसीजन, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से, इसको अगर हम और सिंपल शब्दों में जजमेंट भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको हम न्यायिक निर्णयन भी कह सकते हैं। एडजुडिकेशन वर्ड का मीनिंग बता। अब देखिए सीपीसी में एडजुडिकेशन दो तरीके का होता है, एक होता है डिक्री और एक होता है कौन सा, एक होता है ऑर्डर। तो ये जो एडजुडिकेशन वर्ड है ना, ये डिक्री और ऑर्डर दोनों में कॉमन होता है। और ऑर्डर आपको पता है कि दो तरीके के होते हैं, अपीलेबल ऑर्डर एंड नॉन अपीलेबल ऑर्डर, जिसके बारे में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 बात करता है। लेकिन यहां हमारा जो फोकस है वो FEACM के ऊपर है। यानी कि डिक्री का मतलब क्या है, डिक्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन व्हिच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस। तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन का क्या मीनिंग होता है, अब इसको भी जरा इस चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का मतलब है कि अब कुछ डिटरमाइन करने के लिए, अब कुछ पता लगाने के लिए बचा ही नहीं है, उसे हम कहते हैं कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। डिटरमाइन करने का मतलब क्या होता है, आपने मैथ्स में ये वर्ड पढ़ा होगा जरूर, राइट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट, एक्स की वैल्यू पता लगाइए, है ना। तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा, इसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आपने डिटर्मिनेशन वर्ड जरूर पढ़ा होगा। अब कंक्लूसिव का मतलब कि अब कुछ डिसाइड करने के लिए बचा ही नहीं है। अब एग्जाम्पल देकर मैं आपको ये समझा देता हूं कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे काम करता है, आप इस पे नजर रखिएगा। अमर जो है वो एक केस फाइल करता है और बोलता है कि प्रेम मेरी प्रॉपर्टी में पिछले 2 साल से रह रहा है, मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, और प्रेम मुझे इस प्रॉपर्टी का पिछले 6 महीने से रेंट पे नहीं कर। तो वो बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी पे अपनी ओनरशिप क्लेम कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन मांग रहा है, और पोजेशन मांगने के साथ साथ वो ये कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी पे प्रेम, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी में जो रेंट एग्रीमेंट की ड्यूरेशन एंड होने के बाद भी मेरी प्रॉपर्टी में रह रहा है, इसलिए मुझे उससे क्या चाहिए, मींस प्रॉफिट। आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा कि मींस प्रॉफिट क्या होता है, सीपीसी के सेक्शन नंबर 2 में उसके बारे में भी लिखा। सो व्हाट ही इज डिमांडिंग मींस प्रॉफिट, स्पेलिंग है MESNE। तो मींस प्रॉफिट जो है वो डिमांड कर रहा है किससे, प्रेम से। नाउ प्रेम ये कह रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं और मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई नहीं हटा सकता, ये मुझे टेनेंट कैसे क्लेम कर रहा है। अब जब ये केस डिसाइड हुआ तो सबसे पहले कोर्ट ने एक डिक्री दी, जिस डिक्री को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। तो मींस प्रॉफिट वाले जो केसेस होते हैं उनमें कोर्ट 2 तरह की डिक्री दे देता है, और पार्टीशन वाले केसेस में भी ऐसा होता है। पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तब भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, सारे केसेस नहीं होते, बट देयर आर सर्टेन केसेस जिनमें की कोर्ट एक से ज्यादा डिक्री देता है, जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। तो जब कोर्ट कोई एक केस में एक से ज्यादा डिक्री जब देता है, तो एक डिक्री जो कि लास्ट में आएगी उसे हम कह देंगे फाइनल। और किसी भी केस में एक से ज्यादा बार भी, एक से
ज्यादा बार भी कोर्ट कौन सी डिक्री दे सकता है? प्रिलिमिनरी डिक्री दे सकता है। अब आपने कहा कि सर इस केस में प्रिलिमिनरी डिक्री क्या? लेट्स से कि कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया, कोर्ट ने ये मान लिया, कोर्ट का ये डिसीजन है कि अमर जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर है। तो कोर्ट ने अमर को प्रॉपर्टी का ओनर मानते हुए उसका राइट डिसाइड कर कि अमर प्रॉपर्टी का ओनर है। लेकिन अभी कोर्ट को यह भी तो डिसाइड करना है कि प्रेम से कितना मींस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो कितना मींस प्रॉफिट, कितनी कॉस्ट जो है वो प्रेम से रिकवर करनी है। तो इन सारे सवालों का जवाब किसमें मिल जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब फाइनल डिक्री में मिल जाएगा। किसमें मिलेगा? फाइनल डिक्री में मिल जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि जो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है उसी के ऊपर बेस्ड होती है फाइनल, राइट? जो फाइनल डिक्री है वो प्रिलिमिनरी डिक्री के ऊपर भी बेस्ड। तो ये दो तरह की डिक्री आ। एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर प्रिलिमिनरी डिक्री को चैलेंज नहीं किया गया, अपील नहीं की गई, तो वो डिक्री क्या बन जाती है? वो डिक्री अपने आप फाइनल बन, वो डिक्री क्या बन जाएगी? वो फाइनल बन। फाइनल डिक्री अलग होता है और यहाँ पे फाइनल वर्ड अलग। तो जब कोर्ट ने, कहने का मतलब कोर्ट के पास में 5 क्वेश्चंस थे, लेट्स से कि कोर्ट के पास में 5 इश्यूज और कोर्ट ने उसमें से 2 इश्यूज के ऊपर अपना जजमेंट दे दिया है। तो वो जो 2 टॉपिक्स थे कि प्रॉपर्टी का पोजेशन, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, तो कोर्ट ने कहा प्रॉपर्टी का ओनर अमर है, राइट? कोर्ट ने अमर को मान लिया, लेकिन अभी कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि कितना प्रॉफिट प्रेम ने इस प्रॉपर्टी से अर्न, उसे कितना रेंट ड्यू था, वो बाकी जो था वो देना है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाना है। इन सारे सवालों का जवाब कोर्ट को फाइनल डिक्री में देना। इसमें देना है, फाइनल डिक्री में देना है। तो इसलिए अब आते हैं वापस किसके ऊपर? इसी के ऊपर। तो जब कोर्ट किसी पार्टी के राइट को डिसाइड कर देता है तो वो बेसिकली कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होता है। कौन जीता कौन हारा ये अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो वो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन जरूरी नहीं है कि एक बार में सारा ही हो जाए। हो सकता है कि कोर्ट ने अभी 2 पॉइंट्स को डिसाइड कर दिया, 3 पॉइंट्स अभी और डिसाइड करना, तो उसके ऊपर कोर्ट एक और डिक्री दे सकता है। मैं आपको ये बता देता हूं कि सारे केसेस, जितने भी सिविल केस फाइल होते हैं, उनमें प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिक्री नहीं आती है। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ सूट्स जिनमें की प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री आती है। जैसे कि मैंने आपको मींस प्रॉफिट का एग्जांपल दिया, पार्टीशन का मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं यहाँ पे। चाहे वो केस हो सकता है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का। इसके साथ साथ जो मोर्गेज के केसेस होते हैं, जिसके बारे में सीपीसी का ऑर्डर नंबर 34 बात करता है, ये जो सारे केसेस होते हैं ना, ये सारे केसेस किसमें कवर होते हैं? ऑल दीज केसेस। इन केसेस की अगर हम बात करें तो इनमें कोर्ट एक से ज्यादा डिक्री जो है वो इशू करता है। ऑलराइट, नाउ अब उसके बाद में आगे चलिए। आगे चलते हुए मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूं। मैंने आपको बताया सबसे पहले डिक्री का मतलब क्या है। डिक्री बेसिकली मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन व्हिच कंक्लूसिवली डिटरमाइन मैटर इन द कंट्रोवर्सी, राइट? अभी हम कंक्लूसिव डिटरमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि कोर्ट ने अगर क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन के ऊपर कोई ऑर्डर दिया, लिमिटेशन के ऊपर कोर्ट ने अपना कोई फैसला दिया है, उसको हम कंक्लूसिव डिटरमिनेशन नहीं मानेंगे। ये बात भी याद रखिएगा। लिमिटेशन का मतलब कि वो टाइम बार्ड है या नहीं है, इसे डिक्री की डेफिनेशन में शामिल नहीं। ऑलराइट, अच्छा मान लीजिए कोर्ट ने अलाउ कर दिया है सूट को विड्रॉ करने। एक पार्टी कहती है कि हम सूट को विड्रॉ करना चाह रहे हैं, लेकिन कोर्ट अभी लिबर्टी नहीं दे रहा है फ्रेश सूट फाइल करने की। तो ये भी किस में आएगा? ये भी एडजुडिकेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं, क्योंकि कोर्ट इस सिचुएशन में, इन 2 पर्टिकुलर सिचुएशन में जीत हार का फैसला नहीं कर रहा है। कोर्ट ओनरशिप का फैसला नहीं कर रहा है कि ओनर कौन है, राइटफुल ओनर कौन है और रॉन्गफुल पोजीशन किसके पास में। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोर्ट यहाँ पे सिर्फ लॉ के प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन वाली कैटेगरी में नहीं। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं और आगे चलते हुए अब हम बात करते हैं किसके बारे में। नाउ तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिलिमिनरी डिक्री के ऊपर ही फाइनल डिक्री बेस्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डिक्री। ये डिक्री कितने तरीके की होती है, अब इसको भी डिस्कस करते हैं। इससे आपका कंफ्यूजन जो है वो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए डिक्री मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री होती है और फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री वो है जो एंड में आती है। प्रिलिमिनरी डिक्री जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे कि मोर्गेज के केस में, मींस प्रॉफिट के केस में, पार्टीशन के केस में, पार्टनरशिप के केस में। इन सारे मैटर्स में जो कोर्ट है वो ये डिक्री इशू कर। और डिक्री जो है वो पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और पार्टली फाइनल भी हो। अब पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल कैसे हो सकती है? कि एक ऐसी डिक्री जिसमें कि कुछ मुद्दे, यानी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे कोर्ट को अभी फैसला आगे दे। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये अमर की रहेगी और इस प्रॉपर्टी पे मींस प्रॉफिट कितना होगा, इसके लिए कोर्ट किसी पर्सन को अपॉइंट कर रही है और वो पर्सन अब डिसाइड करेगा, अकाउंट्स लेकर आएंगे और उसके बाद में देखा जाएगा कि इस पर्सन ने इस प्रॉपर्टी से कितना
प्रॉफिट अर्न किया। तो प्रॉफिट वाली सिचुएशन जो है, प्रॉफिट कितना हुआ है इसको फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा। इसलिए अब ये डिक्री के नेचर पे डिपेंड, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि डिक्री का नेचर क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि डिक्री जो है पार्टली जो प्रिलिमिनरी है और पार्टली क्या है, फाइनल। और डिक्री मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री दोनों हो सकती है, राइट। एक केस में एक से ज्यादा बार प्रिलिमिनरी डिक्री आ सकती है और फाइनल डिक्री बिल्कुल एंड में आती है, जब उस केस का लास्ट फैसला आ जाए, यानी कि अब कोई और ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो डिसाइड करना बाकी रह गया है, तो उसे हम फाइनल डिक्री की कैटेगरी में डाल। उसके बाद में डिक्री की जब डेफिनेशन हम देखते हैं तो ये कई लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं, और इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि पहले आप प्लीज अपने बैराक में डिक्री की डेफिनेशन को धीरे धीरे पढ़। जब आप उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगी, डीम्ड टू इंक्लूड। तो डिक्री की डेफिनेशन में ना डीम्ड डिक्री के बारे में भी लिखा हुआ है। डिक्री की डेफिनेशन में, अगर आपको अब तक नहीं पता था तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि डिक्री की डेफिनेशन में डीम्ड डिक्री को भी बता। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि डीम्ड डिक्री क्या होती है। तो डीम्ड डिक्री बेसिकली यहाँ पे देखिए दो तरीके से कि इट शैल डीम टू इंक्लूड, इसमें शामिल किया गया है किसको, ये कहा गया है कि रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट को इसमें शामिल किया। ओके, नाउ अगर आप ये सोच रहे हो कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है, तो मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूं। सीपीसी में एक ऑर्डर नंबर 7 है और ऑर्डर नंबर 7 का आप रूल नंबर 11 देखिए, राइट, जो किसके बारे में है, विच इज ऑल अबाउट 7-11 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर का रूल नंबर है 7-11। तो आपने सीपीसी में जब आप प्लीडिंग देखते हैं ऑर्डर नंबर 6 में प्लेंट देखते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर नंबर 8 में, तो 7-11 यहाँ पे बात करता है ग्राउंड्स के। वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल बताता हूं कि अगर किसी प्लेंट में कोई कॉज ऑफ एक्शन ना हो, इफ देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, तो अगर किसी प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो कोर्ट यहाँ पे उस प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। ये 7-11 की एक एप्लीकेशन होती है। जो कोर्ट में प्रैक्टिसिंग होंगे आप में से वो लोग जानते होंगे 7-11 की एप्लीकेशन के बारे में। जिन्हें नहीं पता तो उन्हें मैं बता देता हूं कि आप प्लीज सीपीसी का ऑर्डर नंबर 7 निकालिए और ऑर्डर नंबर 7 में रूल नंबर 11 को देखिए। तो एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मान लीजिए अमर ने प्रेम के ऊपर केस फाइल किया इस ग्राउंड पे कि प्रेम जो है वो बहुत बुरा इंसान है। तो वो बुरा इंसान है, ये कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ। वो बुरा इंसान ने अगर अमर के साथ में कुछ बुरा किया है तब कॉज ऑफ एक्शन। मान लीजिए प्रेम ने अमर का पैसा लौटाया नहीं, पैसा लौटाने से मना कर दिया, तो ये हुआ कॉज ऑफ एक्शन। इसको हम कॉज ऑफ एक्शन वाली कैटेगरी में शामिल करेंगे, राइट। अदरवाइज अगर कॉज ऑफ एक्शन प्लेंट में नहीं लिखा हुआ तो कोर्ट उस सूट को रिजेक्ट, उस प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है और उस रिजेक्शन को डीम्ड डिक्री की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है। इज दैट क्लियर? और उसके साथ में ये लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन नंबर 144 ऑफ सीपीसी। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन नंबर 140, सीपीसी का जो सेक्शन नंबर 144 है, ये सेक्शन मेनली बात करता है रेस्टिट्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करता है? रेस्टिट्यूशन के बारे में बात। एग्जाम्पल मैं आपको ये बता देता हूं कि पहले अमर ने समर के ऊपर केस फाइल किया और जो लोअर कोर्ट था, लोअर कोर्ट ने अमर को समर से पैसा देने के लिए फेवर में फैसला दे दिया और ये कहा कि हाँ, अमर जो है वो समर से पैसा ले सकता है, वो उसके लिए एंटाइटल्ड। अब समर ने अपील फाइल कर दी। जब समर ने अपील फाइल करी तो कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया और ये बोल दिया कि अमर इसके लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। तो इस केस में इसे कहा गया रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन जो वर्ड है ये सीपीसी के सेक्शन नंबर 144 में गिवन है, वहां पे आप इसको देख, राइट। ये आपको समझ में आ गया। मान लीजिए अमर ने प्रेम के ऊपर केस फाइल करके प्रेम से कोई प्रॉपर्टी ले ली थी क्योंकि फैसला उसके फेवर में आ गया था, लेकिन प्रेम ने अब अपील फाइल कर दी और अपील में कोर्ट ने फैसले को पलट दिया, रिवर्स कर दिया, तो वो रेस्टिट्यूशन है। और वो रेस्टिट्यूशन वाले जो मामले हैं वो भी डीम्ड डिक्री की डेफिनेशन में फॉल। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया। और उसके बाद में आपको मैं डीम्ड डिक्री के अगर आपको कुछ और एग्जांपल देखने हैं तो दीज आर द एग्जांपल्स। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 के साथ में आप सीपीसी का जब ऑर्डर नंबर 21 देखेंगे तो वहां पे रूल नंबर 58, रूल नंबर 98 एंड ऑर्डर नंबर 21 में आपको रूल नंबर 100 में डीम्ड डिक्री के और एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे डीम्ड डिक्री के एग्जांपल्स है जिसके बारे में सीपीसी का ऑर्डर नंबर 21 आप देखिएगा जो कि एग्जीक्यूशन के बारे में। तो उसके लिए आप सीपीसी का ऑर्डर नंबर 21 देख सकते। तो अभी अगर आप डेफिनेशन को साथ में देखते हुए चल रहे हैं मेरे साथ, अगर आप इस डेफिनेशन को अभी प्रॉपर्ली देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो प्लीज साथ साथ में बराबर रीड कीजिए। इससे आपको ये डेफिनेशन और जो साथ साथ में मैं आपको प्रोविजन बता रहा हूं, इन प्रोविजंस को भी देखिए ताकि आपको इस पूरी डेफिनेशन की क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए, ये चार्ट्स अगर आपको चाहिए,
तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां पे ये पूरी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप अपने रेफरेंस के लिए इसको बाद में भी देख। अब आगे चलते हुए लास्ट जो पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिग्री का, क्योंकि इसे बहुत आसानी से समझाना यही मेरी पूरी कोशिश थी। तो इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। डिग्री की डेफिनेशन में लिखा हुआ है डिग्री शैल नॉट इंक्लूड, देखिए ये लिखा हुआ क्या है कि डिग्री शैल नॉट इंक्लूड, डिग्री में हम किसको शामिल नहीं करें। तो वो कहता है कोई भी ऐसा एडजुडिकेशन क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर इज टॉकिंग अबाउट। ये यहाँ पे बात कर रहा है कि जो अपीलेबल ऑर्डर होते हैं उन्हें डिग्री की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाता। ऑर्डर डिग्री से कैसे अलग है ये मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, तो आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो है जो कि बात करता है डिग्री और ऑर्डर के बारे में, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सीपीसी का सेक्शन नंबर 104 देखेंगे तो सेक्शन नंबर 104 ऑर्डर नंबर 43 ये बात करते हैं अपीलेबल ऑर्डर के बारे में। कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जिनके अगेंस्ट में अपील की जा सकती है, कौन कौन से ऑर्डर जिनके अगेंस्ट में अपील की जा सकती है। तो उसके लिए आप किसको देख सकते हैं, सेक्शन नंबर 10। तो अपीलेबल ऑर्डर को कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि अपीलेबल ऑर्डर को हम डिग्री की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते, बस इतनी सी बात। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्डर, नॉन अपीलेबल ऑर्डर एंड अपीलेबल ऑर्डर। और जो अपीलेबल ऑर्डर होते हैं उन्हें डिग्री की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाएगा, और आपको पता ही है कि वैसे भी ऑर्डर जो है वो डिग्री से अलग। ओके, बाद में कहता है एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सीपीसी में एक ऑर्डर नंबर 9 है। ऑर्डर नंबर 9 जो बात करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के बारे में। अगर आपको सीपीसी में ये भी याद नहीं है कि कौन सा ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है हाउ टू लर्न ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी, तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको ऑर्डर नंबर सीक्वेंस में याद करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो सीपीसी में यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर 9 है, रूल नंबर 8 है जो बात करता है डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ये बेसिकली क्या होता है, जब कोई पर्सन कोई केस फाइल करता है और केस फाइल करने के बाद अगर वो कोर्ट में बुलाया गया है और कोई पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में एक रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में फाइल की जाती है। तो रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जाती है, और रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में कोर्ट उसके ऊपर क्या ऑर्डर दे रहा है। तो ये देखिए एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, तो ये डिफॉल्ट डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट का ऑर्डर आ गया, इसे भी हम डिग्री की डेफिनेशन में शामिल नहीं। अच्छा, इसकी अगर अपील भी कर दी तो यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 8 और इसके साथ साथ में आप रूल नंबर 9 को देख, रूल नंबर 9 को भी आप देख, उसकी भी अगर अपील कर दी तो इसको भी हम डिग्री की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते। ये स्पेसिफाई कर कि ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 8 में जो कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया वो भी डिग्री की डेफिनेशन में फॉल। तो कुल मिला के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने ये कह दिया कि कोई भी ऐसा अपीलेबल ऑर्डर है किसमें, जो अपीलेबल ऑर्डर है उसको भी हम डिग्री डेफिनेशन में शामिल नहीं करते हैं। ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, तो डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट क्या होता है ये आप किसमें देख सकते हैं, ये आप सीपीसी के ऑर्डर नंबर। ऑलराइट, तो ये आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया है पूरी तरीके से कि सीपीसी में डिग्री का मीनिंग क्या होता है, डिग्री कितने तरीके की होती है, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल, प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, इन सब में क्या डिफरेंस है, डीम डिग्री क्या है, ये आपको प्रॉपर क्लियरिटी है, विद एग्जांपल्स मैंने समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि और किन किन टॉपिक्स के ऊपर मुझे आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए। सीपीसी में वन शॉट वीडियोस चाहिए या शॉर्ट वीडियोस चाहिए या हाउ टू लर्न सेक्शन वीडियोस चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।